नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं मैं कुलदीप सिंह एक और शख्सियत के साथ। आज हम बातचीत करेंगे श्री जीवानंद कौशिक के साथ, एक ऐसे व्यक्ति के साथ जिनका कई दशक का अनुभव है ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पे चलने का, जिन्होंने एक बतौर एडवोकेट गरीब मजदूर किसानों की आवाज उठाई, सामाजिक आंदोलनों में हिस्सेदारी की और लोकतांत्रिक मूल्यों के पोषण में अपना पूरा जीवन लगाया। एक ऐसे व्यक्ति जो गुला, कैथल और पूरे हरियाणा भर में किसी भी प्रकार के दमन, उत्पीड़न और अत्याचार के खिलाफ निरंतर संघर्षों में शामिल रहे। तो मैं आज आपसे परिचय करवाता हूं और आप सभी से निवेदन है कि वो देहाती ट्रू फैक्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और आप कमेंट करें और जीवानंद कौशिक जी से जानेंगे उनके जीवन के बारे में, उनके जीवन की यात्रा, उनके मूल्यों के बारे में। तो मैं स्वागत करता हूं जीवानंद कौशिक जी का। नमस्कार जी। और ठीक हो सर? आपका चैनल पर स्वागत है। तो सर, आज हम आपसे बातचीत करेंगे आपकी लाइफ के बारे में, ताकि हमारे दर्शक आपके जीवन से प्रेरणा ले सके। तो कामरेड जी, आपसे एक अनुरोध है, सबसे पहले आप अपने जीवन के बारे में बताएं कि आपका जन्म कब हुआ, किस गांव में हुआ, आपका पारिवारिक वातावरण कैसा था, गांव का वातावरण कैसा था, आपके जन्म की पारिवारिक पृष्ठभूमि बताएं, गांव के बारे में बताएं। मेरा जन्म जो है 1 अक्टूबर 1954 को गांव गुना, उस समय के जिला करनाल, तहसील गुला, सब तहसील हुआ करती थी, वहाँ का मेरा जन्म है। एक ब्राह्मण परिवार के अंदर, और परिवार भी मेरा बड़ी रूढ़िवादी सोच के साथ आगे बढ़ रहा था, जिसमें मेरा जन्म हुआ, और उस परवरिश से जो है मैं निकल के आया हूँ। अब रूढ़िवादिता की भी परिस्थिति इस रूप में थी, मेरे परदादा जिनकी मृत्यु भी 100 साल की उम्र लेकर के हुई थी। अच्छा जी। हाँ, और वो एक किस्म से छुआछूत से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने अपने उस 100 साल की जिंदगी में अपने आप खाना बनाया। अच्छा, दूसरे के हाथ का भोजन नहीं किया कभी? दूसरे के हाथ का भोजन, केवल अपनी माता जिसने पैदा किया और अपनी पत्नी, अच्छा, जिसके साथ हमें संबंध रहे, और एक अपने पोते की बहू, जब वो चारपाई पे बैठ गए तो उस वक्त भी गांव के लोगों के आग्रह करने के ऊपर जो है उन्होंने उसके हाथ का खाना खाया, जो मेरी माता थी। और मैं जिस वक्त उनकी मृत्यु हुई, मैं तकरीबन 9-10 वर्ष का था, तो उनके संस्कार में भी मैं गया हूँ। क्या नाम था जी आपके परदादा जी का? पंडित मातूराम जी। अच्छा। तो और उनकी जिंदगी का आधा हिस्सा, तकरीबन 50 वर्ष, उत्तर प्रदेश के देवबंद शहर के अंदर गुजरे। अच्छा जी। वो पंडिताई का काम करते थे, कर्मकांडी ब्राह्मण थे। कर्मकांडी थे, और किसी तरीके से जो है देवबंद के किसी एक सेठ के साथ उनका संपर्क हो गया था। तो उस सेठ ने उनसे जो है कुछ कर्म करवाए, और उस कर्म करवाने से जो है उस सेठ के यहाँ जो है बच्चा नहीं होता था, तो उनकी औलाद हुई, और वो फिर उस सेठ के आग्रह करने पे 50 वर्ष उन्होंने देवबंद में रहे, देवबंद में गुजारे। वो पढ़े लिखे थे उस दौर में? हाँ, उस दौर के वो संस्कृत के थोड़े बहुत पढ़े लिखे। वाह जी वाह। संस्कृत। इससे तो ये है कि आपका जो कुल था उसमें शिक्षा की रोशनी बहुत पहले से है। वो पहले से है, उसको आप ये मान के चल सकते हो कि जो 19वीं सदी थी, उस सदी के अंदर भी जो है शिक्षा का था। तो जो आपके परदादा थे, हाँ, श्री मातूराम जी, हाँ, उनके कितने पुत्र हुए जी? उनके जो है
एक पुत्र हुआ और वो पुत्र भी जो है उनके यहाँ जो मेरे पिताजी का जन्म हो गया था और वो 2 साल के थे। तो और मेरा चाचा जो है वो हमारी दादी के पेट में था और उस वक्त जो है वो गुजर गया था। क्या नाम था उनका आपके दादाजी? जंडूराम। जंडूराम। हाँ। और जंडूराम जी के 2 पुत्र हुए, 2 पुत्र, आपके पिताजी और चाचा जी। चाचा। आपके पिताजी का क्या नाम था जी? मेरे पिताजी का नाम राममूर्ति था। राममूर्ति। हाँ। और चाचा का नाम? चाचा का नाम राताराम। अच्छा जी। हाँ, मेरे पिताजी ने फिर पाठशाला से शास्त्री की। शास्त्री थे वो उस दौर के जी। ये कहाँ से की जी उन्होंने जो है कुछ समय जो है उन्होंने ये अपना बाड़ू गाँव। अच्छा, बाड़ू से की जी। बाड़ू गाँव में पाठशाला थी। वो 5-7 महीने बाड़ू गाँव में रहे। फिर एक पाठशाला थी खरड़ जो है दमतान के पास। खरड़ से की जी। फिर खरड़ से जो है तकरीबन मेरे ख्याल है उन्होंने 6 महीने 1 साल जो है वहाँ लगाया। और उसके बाद जो है फिर वो अमृतसर पाठशाला थी, वहाँ से संस्कृत की शास्त्री का पूरा कोर्स करके वो आए। बहुत बढ़िया जी। और 1924 को उनका जन्म था और 13-14 साल की उम्र में उन्होंने शास्त्री पास कर ली थी। बहुत बढ़िया, विलक्षण प्रतिभा थे तो शाग्र बुद्धि थी। हाँ, और उस समय में वो बनारस के अंदर जो है पाठशाला से जो है विद्यार्थी जाया करते थे। तो बनारस के अंदर जो है वहाँ साक्षात हुआ करते थे शास्त्रार्थ, वाद विवाद संस्कृत के विद्यार्थियों के बीच। हाँ, जो एक वो सिर्फ जो है मतलब सांस्कृतिक ज्ञान के ऊपर जो है वो चर्चाएं होती थी। तो वो अपने विद्यार्थी टाइम में जो है वहाँ बनारस जो है काशी जी तक वो जाया करते थे। ये आपके पिताजी राममूर्ति जी की बात। राममूर्ति। तो फिर उनकी आपकी माता जी का क्या नाम था जी? मेरी माता जी का नाम था हरपति देवी। हरपति देवी। वो एक साधारण महिला थी, अनपढ़। वो कौन से गांव से थे? आपका नाम का नाम? हाँ, मेरे नाम के जो है करोड़ा गांव से थे। करोड़ा गांव से थे। तो फिर आपके कै भाई बहन हुए जी? हम जो है 7 भाई बहन जिंदा हुए। अच्छा। हाँ, 2-3 की डेथ भी हुई। अच्छा। हालांकि शिक्षा के हिसाब से जो है प्रयास तो उन्होंने किए, लेकिन क्योंकि वो संस्कृत के तो ज्ञाता थे, लेकिन उनको जो है बाकी जो वैज्ञानिक शिक्षा थी उनको 100 तक की गिनती भी याद नहीं थी। अच्छा। वो गिनती वगैरह नहीं कर पाते थे। और जब वो रिटायर हुए अध्यापक के रूप में, तो उस दौर में जो है उनकी जो तनख्वाह थी, सैलरी थी, तो उनके कुलीग और उनके स्टूडेंट जो है उनको गिन के दिया करते। जब इतने हो गए शास्त्री जी आपके पैसे। अच्छा। ये इस ज्ञान से नहीं जुड़े हुए, संख्या से जुड़े हुए नहीं थे। लेकिन जो है सामाजिक रूप में जो है वो बड़े लगाव था उनका। अध्यापक रहते हुए चीका के अंदर जो है उन्होंने 1966 के अंदर स्कूल में कमरों की कमी थी, तो सांग मंगवाया। अच्छा जी। और सांग करवाया 7 दिन का। ज़्यादा पैसे ना इकट्ठे हुए तो फिर उन्होंने खुद एक कमरा जो है खुद डोनेट किया। बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब तो एक सामाजिक रुचि थी उनके कार्यों में शिक्षा दौर में। गरीबी के दौर में उन्होंने स्कूल में कमरा दान करे थे। 1966 के अंदर है जी। और उस समय जो है जितने रुपए में जो कमरा तैयार हुआ था 3200 रुपए के आसपास। अच्छा, बहुत बड़ी बात है जी। हाँ, और 3200 रुपए में उस टाइम जो है 20 एकड़ जमीन जो है खरीदी जा सकती थी। मैं देखो फिर भी उनका कितना लगाव था इस रूप में थे। शिक्षा से। तो ऐसी जो है मेरी पृष्ठभूमि जो रही। उस पृष्ठभूमि के साथ साथ क्योंकि खेती और किसान भी थे, हम खेती थी हमारे पास। तो मेरे आपका मूल गांव शुरू से गुला ही है जी? बुन्ना। हाँ, सॉरी, बुन्ना से फिर गुला है वो आप? बुन्ना से फिर ये चीका इसको बोलते हैं। चीका। हाँ, चीका नगरपालिका है और गुला ये उपमंडल है। यहाँ फिर 1982 के अंदर मेरी वाइफ की ट्रांसफर हो गई थी यहाँ बतौर टीचर थी। वो भी टीचर थी? वो हिंदी टीचर थी उस वक्त। अच्छा। हाँ, तो वो जब चीका उसकी पोस्टिंग हुई गर्ल्स स्कूल में तब मैंने चीका से किया। तो ये एक प्रकार का मोटा मोटा जो अपना पारिवारिक परिचय दिया सर, तो उसमें ये था कि आपका जो जन्म हुआ वो एक कर्मकांडी
ब्राह्मण परिवार में हुआ, जिसमें एक धार्मिक वातावरण भी धार्मिक था, वातावरण जिसमें था। जहाँ अंधविश्वास दकियानुसी रूढ़िवाद था, वहीं कुछ मानवतावादी और सामाजिकता के भी सामाजिक परिवेश मिला जुला मूल्य थे। मिला जुला परिवेश था। अच्छा। और उस परिवेश का एक मैं उदाहरण आपको दूं कि हमारा खेत में जो नौकर था वो हरिजन ब्राह्मण से अच्छा जी। मार जाती है। हाँ। और वो मतलब लगातार कई सालों से जो है मतलब हमारा नौकर था। तो मैं जब छोटा बच्चा होता था, जब खेत में चला जाता था तो अपने कंधे पर बिठा के मुझे घर ले आता। अच्छा जी। है। और कई बार जब मैं उसके साथ अगर खेत में गया तो फिर मेरे को कंधे पर बिठा के खेत में ले जाना। अच्छा। तो इस रूप में भी मतलब था। इस तरीके से मेरे अंदर जो है छोटी आयु से जातीयता का प्रभाव जो है वो कम होना शुरू हो गया। छुआछूत और जातिवाद के प्रभाव से आप बाहर निकल गए। बाहर छोटी आयु में निकलना शुरू कर दिया। और कर्म कांड के सिस्टम के अनुसार मैं चौथी क्लास का स्टूडेंट था, मैंने जो है जब न्योंदा जीवना छोड़ दिया। अच्छा, न्योंदा जीवना चौथी क्लास, बिल्कुल उसके बाद यानी उम्र में ही आपने फिर कभी हाँ, तो मैं फिर किसी का जो है जीवने के लिए नहीं गए जी। है। मतलब कर्म कांड को तिलांजलि दे दी। छोटी आयु में 10-12 साल की उम्र में जो है मैं इस बात से प्रभावित हो गया था। और एक परिस्थिति शुरू में मुझे हमारे एक अध्यापक थे, वो बड़े बहुत मैं उनका सम्मान करता रहा। और बड़े निस्वार्थ और सेवा करने वाले अध्यापक थे वो। 1962 की लड़ाई के अंदर जो है 10-10 पैसे के झंडे स्कूलों के अंदर बच्चों को खरीदने के लिए कहा गया। मैं सेना की सुरक्षा की, देश की सेवा के लिए जो है धन इकट्ठा किया जाए। तो मेरा एक सहपाठी था, बासुर में हम तीसरी जमात में थे। तो वो सहपाठी जो है चोरी कर दिया करता है, छोटा बच्चा। अच्छा। और जब हमने 10-10 पैसे के झंडे खरीदने थे तो वो मेरे को कहने लगा कि भाई जीवन घर से तो अपन 10-10 पैसे मिलेंगे झंडे खरीदने वास्ते और सेवा के लिए ज्यादा झंडे खरीदने चाहिए। और फलाना की कपास खड़ी है वो खरीद रही है और मैं अपन चुग ले आऊँ। तो हम दोनों जने जो है रात को मेरे घर से मैंने चद्दर ले रखी थी शाही वाली, और ले करके हमने जो है जाके रात को चोरी में से कपास चुगी। और कपास चुग कर जब बाहर निकलने लगे तो मालिक ने हम वो सामने खड़ा था, उसने पकड़ लिया, मौके पे पकड़े गए, पान पाई चोर पकड़े गए। तो फिर वो उस दूसरे बच्चे का घर जो है उस जगह के नजदीक था, वो उसके घर लेके गया हम दोनों को। तो उसको तो उसके चाचे ने उसी टाइम पीटा और मेरे को कहने लगा तू पड़कों का लड़का है, तेरे घर वाले जिस तरह करेंगे करते रहेंगे, मैं भी तेरे को मारता। तो मैं फिर अपने घर आ गया। तो सुबह जो है वो मालिक फिर वो चद्दर देने के लिए आया। भी था वो। तो फिर मेरे पिताजी ने मेरे को पीटा। अच्छा। तो फिर पिटाई मतलब कहने का कि देश के प्रति फीलिंग जो है वो भी 6-7-8 साल की उम्र में हमारे मन में पनपने लगी थी। और उसमें ये नजर ही नहीं आया कि ये चोरी ये जुर्म है। ऐसी परिस्थिति जो है मेरे साथ रही है। फिर आपकी जो शुरुआती शिक्षा हुई थी, वो आपका जो स्कूल का वातावरण है या आपके अध्यापक कौन कौन से थे? क्योंकि एक विद्यार्थी के जो प्रथम गुरु होते हैं, सहपाठी होते हैं, स्कूल उसका एक असर पड़ता है उसके व्यक्तित्व के विकसित होने पर। थोड़ा स्कूली वातावरण और आपके गुरुजनों के बारे में बताओ। गुरुजनों की मैं बताऊं, जो मेरा पहला गुरु था वो जो है पति पत्नी और उनकी माता, 3 वो घर में सदस्य है, पाकिस्तान से आई हुई फैमिली थी वो। अच्छा। गंगाराम उनका मास्टर जी का नाम था। मास्टर गंगाराम आपके पहले गुरु हैं? पहले मेरे गुरु गांव बुन्ना में ही, बुन्ना में, राजकीय प्राथमिक पाठशाला बुन्ना में। और वो पाठशाला जो है जब मैं पहली जमात में आया तो तकरीबन 3-4 साल पहले ही हमारे गांव में पाठशाला खुली थी। और हमारा एक दूधाधारी का डेरा है, बाबा दूधाधारी का, उस डेरे के जो है जो कमरे थे, बरांडा था, उसमें वो पाठशाला चली। तो उसका आगे हर्ट था, खुली जगह थी, काफी आंगन है, वो तकरीबन 1 एकड़ में फैला हुआ एरिया है। तो वो अध्यापक जो है
जैसे पढ़ाया करते थे, और बच्चे जब स्कूल में आते थे तो हर बच्चे से पूछते थे कि भाई आप नहाए हो नहीं नहाए हो, अच्छा, खाना खा के आए हो नहीं। बहुत बढ़िया जी था। दोपहर को जो है फिर वो उसने जो है बच्चों से ही आर्ट चलवा करके वहाँ आपके मूली, शलगम, गाजर, ये ऐसी चीजें जो है वो उगवाता था। और फिर वो आधी छुट्टी के अंदर एक एक बच्चे को, किसी को गाजर, किसी को मूली, किसी को शलगम दे देता था कि अपने रोटी के साथ ये भी खा के आना। बड़ा आत्मीयता थी आपके अध्यापक के साथ। अध्यापक के अंदर आत्मीयता थी। हाँ। और उसका रिजल्ट ये था हाँ। कि जब वो गली के अंदर कोई बच्चा जो है अध्यापक के सामने से आ गया तो बच्चा जो है दीवार के साथ ऐसे चिप जाता था कि दीवार और बच्चा जो है एक हो गए। ये था, ये डर का भाव भी था। हालांकि वो बहुत पोलाइट थे, पीटते नहीं थे ज्यादा। और ऐसा था कि मतलब सफाई के प्रति भी बच्चों में इतना आकर्षण पैदा करते थे कि जो बच्चा नहा के नहीं आया था तो उसको वापस घर भेजते थे, नहा के आओ और तेल लगा के आओ। तो एक बच्चा हमारा नहा गया और उसने अपनी माता को कहा कि माता मेरे को तेल दे दे। तो उन दिनों में जो है दिए के अंदर सरसों का तेल भी जलाया करते थे। उस दिन उस घर के अंदर जो है मिट्टी का तेल डाला हुआ था और वो माता ने कह दिया भाई दियो का तेल है हर वो लगा ले। वो मिट्टी का तेल लगा के सिर पैर में आ गया, उससे स्मेल आनी थी। अरे ये क्या लगा के आया है? तो बोला जी मेरी माँ ने कहा था, तेल लगा के आ गया। इतना जो है मतलब उस अध्यापक का था। उससे हम इतने आकर्षित हुए कि मैं जब LLB का स्टूडेंट था तो मुझे पता लगा कि वो कुरुक्षेत्र के अंदर रहते हैं। अच्छा जी। तो मैं फिर उनको मिलने के लिए जो है मैंने प्रयास भी किया, मुझे मिले नहीं फिर वो अध्यापक नहीं मिल पाए। उसके बाद जो है 3rd क्लास और 5th तक जो है जो दूसरे अध्यापक आए उनका भी इस किस्म का काम था कि स्कूल की छुट्टी होने के बाद 3री, 4थी और 5वीं क्लास के बच्चों को वो वहीं रख लेते थे। वे जो काम दिन में दिया है वो काम करो, और वो काम करवा के और फिर ये कहते थे आप जाओ खेलो कूदो, घर के सहयोगी साथियों के साथ सहयोग करो और फिर तड़के स्कूल में आ जाना। और फिर 3री, 4थी, 5वीं के बच्चों को आधा घंटा पहले बुलाते थे, फिर पढ़ाते थे। वो कौन थे आपके अध्यापक? वो अध्यापक हमारे कैथल से थे, मास्टर देवाराम जी उनका नाम था। मास्टर देवाराम जी। हाँ। अच्छा। और मतलब उनको भी इस रूम में जो है मतलब कि उनकी क्या खासियत रही, जब वो स्कूल के अंदर आ गए तो गांव में खाने के लिए किसी न किसी से तो करना था। तो कहने लगे भाई कोई आदमी अगर मेरे को मिले ना कि मेरे को स्कूल में ही खाना दे जाए मेरा, तो मैं वो तो खाना खा लूँगा, मैं किसी घर नहीं रहूँगा। तो फिर एक व्यक्ति से घर से खाना जाता था और वो स्कूल में ही पहुँचा के आता। अच्छा, ये था सिस्टम। वो अध्यापक मेरे पिताजी अध्यापक होते हुए हमारे घर में कभी नहीं आए वो। अच्छा, इतने बढ़िया थे वो। स्कूल में ही बच्चों को पढ़ाना, स्कूल में रहना, सुबह सैर करने के लिए रसभाई पे चले जाना। और उन अध्यापक को जो है मैंने बुलाया क्योंकि मेरे पिताजी और मेरी माता के नाम पे मैंने स्कॉलरशिप शुरू कर रखा है गाँव में। बहुत बड़ा आज भी जी। अच्छा। अब 2001 में 2000 में मेरे पिताजी की डेथ हुई। बहुत बड़ी उदाहरण था। 2003 में मेरी माता की जो है डेथ हुई, तो मैं उनके नाम पे श्राद्ध नहीं करता। अच्छा जी। बहुत वो श्राद्ध की जगह में जो है 1100 रुपये और एक वो पत्र जो है वो जो है हर वर्ष जो है किसी एक जो है सामाजिक शख्सियत को बुलाता हूँ और वहाँ जाकर के उन बच्चों को जो 10वीं में और 12वीं में जो फर्स्ट आते हैं क्लास में बच्चे, सरकारी स्कूल में मैं पढ़ा हूँ, तो वहाँ जो है वो इनाम हर वर्ष दे के आते हैं इस रूप में जो है। तो उस फंक्शन में फिर मैंने मास्टर देवाराम जी को भी उनके हाथ से भी दिलवाया। बहुत बढ़िया। और उस दिन फिर मैंने उनको भी सम्मान करना की सोची, तो एक शॉल और 1100 रुपये जो है मैंने उनको देने का प्रयास किया। उनको ऊंचा सुन लग गया। वो अपने बेटा, उनका बेटा हेडमास्टर था, वो साथ था। तो वो मास्टर जी ने वो 1100 रुपये लेने से फ्लैटली रिफ्यूज किया और बड़े मिन्नत करने के बाद वो शॉल ली, वरना जो है
इतने जो है बड़े मूल्यों वाले शिक्षक मूल्य थे। वाले शिक्षक थे। और उस समय उनकी तकरीबन 80 साल की उम्र थी। बताओ जी। है। आज उसका रिजल्ट देखिए आप। उसके 2 साल बाद जो है उसके कुत्ते की शादी हुई, तो मुझे इनवाइट किया। मैं चलो वहाँ सगन तो मैं अपनी जगह देख के आया, लेकिन जो है वो फिर मेरे पास 2 किलो का डब्बा मिठाई का वो एक्स्ट्रा जो है उन्होंने भिजवा वैसे अध्यापक। अच्छा इस वक्त नहीं मुझे मालूम कि वो डेथ हो गई थी, क्योंकि वो फिर कोई आज से 10-12 साल पहले जो है अपना उनका एक लड़का पटियाला रहता था, उसके पास चले गए थे, तो इस करके फिर दोबारा नहीं मिल पाए। फिर आपने जैसे बताया कि आप 5वीं और 6वीं तक गाँव में पढ़े। 5वीं तक गाँव में पढ़ा, फिर मैं उधर चीका के अंदर जो है 10वीं का स्कूल था हमारा, तो यहाँ फिर हम गांव में से जो चीका तक आते थे। मेरे पिताजी साइकिल पे आया करते थे, चीका टीचर थे वो। तो फिर 6वीं आपने चीका से की? 6वीं मैंने चीका, 6वीं 7वीं चीका से करी। हाँ। 8वीं 9वीं और 10वीं मैंने पेवा से करी। मेरे पिताजी की ट्रांसफर पेवा हो गई, फिर मैं वहाँ उनके साथ चला गया। और आगे की पढ़ाई फिर आपने? आगे फिर मैंने कॉलेज जो है ग्रेजुएशन मैंने जनता कॉलेज कॉल से किया। जनता कॉलेज कॉल से आपने ग्रेजुएशन की। और इस दौरान में फिर मेरी शादी भी हो गई। अच्छा। शादी के बाद जो है LLB ज्वाइन करी। आपकी शादी कौन से गांव में हुई? जैसे शादी मेरी वैसे तो बारात तो लुधियाना गई थी। अच्छा। लेकिन उनका परिवार जो है डूमरखा का रहने वाला है। अच्छा, डूमरखा गांव के अंदर ये ऐसे। तो फिर ये आपके बाद में आपने LLB मैंने मेरी शादी के बाद की। अच्छा, शादी के बाद LLB की आपने। वो कौन सी यूनिवर्सिटी से की जी? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से। कुरुक्षेत्र से। हाँ, उसमें भी बड़ा जो है मेरे एडमिशन के अंदर जो है एक जोड़ है। मेरे पिताजी जो है जाट कॉलेज कैथल के अंदर B.Ed थी। अच्छा जी। और वहाँ डोनेशन पे जो है बात करके आ गए थे, और मुझे आगे कहने लगे भी जा B.Ed में दाखिला ले ले, और ये इतने पैसे ले जा घर से। वो पैसे मैं जेब में डाल के घर से निकल लिया। तो मैंने भर रखा था एक लॉ में, एक MA में, और एक B.Ed में कुरुक्षेत्र, और एक जो है कैथल B.Ed के अंदर। तो 4 जगह मैंने फार्म भरे हुए थे। तो मैं घर से निकला ना, तो 5 किलोमीटर कांगथली आता है हमारा रास्ते में, पैदल वहाँ से कांगथली तक में आया। आते आते रास्ते में मेरा मन बदल गया कि अगर तुम्हारा एडमिशन जो है कुरुक्षेत्र कहीं हो पाया तो रिश्वत के एडमिशन के बजाय जो है वहाँ चाहे MA करो चाहे LLB करो। आपका जाट कॉलेज में नहीं जाना भाई, तो मैं रिश्वत से दाखिला नहीं लेना। हाँ, डोनेशन में नहीं लेना। हाँ, तो इस तरीके से मेरा वहाँ लॉ में एडमिशन हो पाया, और मैंने LLB कर ली। बहुत बढ़िया। तो ये आपका एक जीवन रहा। अच्छा, उसके बाद ये होता जी जैसे आप आमतौर पर प्रोफेशनल वकील बने, तो इस बीच में जैसे आपके सार्वजनिक जीवन की शुरुआत कैसी हुई? जैसे आप संगठनों जो जन संगठन थे उनसे कैसे संपर्क में आए, किस प्रक्रिया में जुड़े? का इस रूप में था कि उस दौर के अंदर जो है इमरजेंसी लग गई थी उन सब क्षेत्रों में। इमरजेंसी से विद्यार्थी वर्ग में बड़ा आक्रोश था, लेकिन जितना बड़ा हिस्सा जो है सांगठनिक तौर पर जो है सरकार के खिलाफ बोल भी रहा था, काफी बड़ा हिस्सा जो ऐसे भी था वो जो चुप भी था, डरा हुआ भी था, और हो सकता है उसमें से कुछ हिस्सा जो है सरकार का समर्थक भी रहा हो। तो हम लोग जो है चुप रहने वाले लोगों में से थे, है, लेकिन सरकार को बुरा मानते थे। हम आपस में जब चर्चा करते थे बच्चे स्टूडेंट्स, तो हम सरकार को बुरा मानते थे। तो 1977 के अंदर जब चुनाव आया, इमरजेंसी समाप्त हुई, तो हमने गांव के अंदर जो है स्टूडेंट्स ने, आम यूथ ने मिल करके कांग्रेस के खिलाफ लोगों को जोड़ के प्रचार किया, कांग्रेस को वोट देना, जनता पार्टी को सपोर्ट किया और वोट दिलवाई। और मतलब एक घटनाक्रम गांव में ये भी हुआ कि हमने जो है वो कांग्रेस पार्टी के, हमारे वकील ही था गाँव से, वो कांग्रेस पार्टी का नेता था, तो वो झंडे बैनर और जो है वोटर लिस्ट और वो सारा कुछ 4पाई पे लिए हुआ था, वो सारा सामान 4पाई से उठा के कुएं में डाल दिया। हम लोगों ने इतना विरोध था इमरजेंसी का, मतलब इमरजेंसी का विरोध और वो कांग्रेस को हराना उस वक्त के यूथ का
एक मिशन बना हुआ था हाँ जी। है। और उस मिशन से निकले तो फिर यहाँ पंजाब से भी कुछ लोगों ने आकर के जो है इस इलाके के अंदर अध्यापकों ने जो है बतौर टीचर जो है नौकरियाँ की। तो 2 टीचर जो है जालंधर का था एक टीचर और एक हुशियारपुर का, उन्होंने यहाँ आकर के वो कहीं पंजाब में जो है नौजवान सभा, भारत नौजवान सभा से जुड़े हुए थे। वो एक मीटिंग यहाँ चीका के अंदर बुलाई थी उन 2 टीचरों ने। उन 2 टीचरों ने यहाँ के, क्या नाम था जिन 2 टीचरों का? उनमें से एक तो सिंगारा सिंह था शायद नाम। सिंगारा सिंह। हाँ, दूसरा का नाम मुझे याद नहीं आ रहा। अच्छा, उन्होंने एक हाँ, मीटिंग। लेकिन मैं उस मीटिंग में नहीं था। अच्छा, आप नहीं मैं समझे। नहीं था उस मीटिंग में। अच्छा हाँ, मेरे साथी या मेरे बचपन के साथी करतार सिंह अच्छा, कामड़ करतार सिंह उस मीटिंग में शामिल उस हुए। मीटिंग में 1976 वाली मीटिंग में थे। अच्छा जी। और फिर 1970 का चुनाव, और फिर 1970 में असेंबली का चुनाव जब आया तो 78 के अंदर जो है गोला कॉन्स्टिट्यूंसी से सीपीएम ने एक अपना उम्मीदवार उतारा हुआ था, कॉमरेड अमित लाल। मैंने और करतार सिंह ने उनको बिना देखे आपस में चर्चा की कि भाई उरा जो है लाल झंडा वाले चुने हैं, ये अच्छे लोग हैं, और जनता पार्टी में भी विकार पैदा हो गए, वो लाल झंडे वालों को वोट हो। आप तब तक जानते नहीं थे लाल झंडा की राजनीति के बारे में? राजनीति के बारे में हमें ज्ञान नहीं था। हाँ। मुझसे थोड़ा सा ज्यादा करतार सिंह को ज्ञान था, जो भी थोड़ा, वो भी कोई बहुत ज्यादा नहीं था उनको भी। तो फिर हमने दोनों ने जो है अपने घर के अंदर, उन्होंने भी अपने परिवार में और मैंने भी अपने परिवार में अकेले ने सीपीएम को वोट दिया असेंबली के चुनाव में 1970 में। और वो साइकिलों के ऊपर प्रचार किया करते थे, ऐसा उनका था। तो उसके बाद आकर के जो है धीरे धीरे यहाँ मैं प्रैक्टिस में आ गया और यहाँ के लोगों से मिलना जुलना शुरू हुआ। वैसे भी हमारे इस इलाके के लोग जो यूथ था, कॉलेज में अगर जाते थे या तो कैथल जाते थे या कुरुक्षेत्र जाते थे या पटियाला जाते थे। तो मैं अकेला शख्स था जो जनता कॉलेज कोड से बीए करके आया था। एक किस्म से मैं 8वीं क्लास से अपने इलाके के परिवेश से जो है कटा हुआ था। तो दोबारा फिर जा करके यूनिवर्सिटी में जब गया तब वो चीका एरिया के लोग मेरे को मिलने शुरू हुए। ऐसी परिस्थिति हमारी थी। तो फिर जैसे आपका जो साबका हुआ कामड़ करतार के मार्फत और वो जो पंजाब के टीचर थे उन्होंने मिलाए, तो फिर जैसे DYFI के निर्माण का जो दौर आया, DYFI का निर्माण का दौर ऐसे जो है। इस दौर में मैं एक दिन जो है वो हमारे यहाँ चीका के अंदर सिनेमा हॉल था, और सिनेमा हॉल में मैं सिनेमा देखने के लिए गया। और हमारे इलाके के जो है बड़े प्रोमिनेंट और पुराने साथी कॉमरेड कुंदनलाल, उनका इस इलाके के अंदर जो है बहुत बड़ा बलिदान है जनता के प्रति। जो है हर जो है आंदोलन में, हर समस्या के अंदर जो है वो अग्रणी लोगों में रहे। तो वो भी सिनेमा देखने के लिए वहाँ आए हुए थे। वहाँ सिनेमा में अंदर जाने से पहले हम बाहर बैठे थे, तो वो मेरे से बातचीत करने लगे। और बातचीत करने में मैंने बताया, पूछने लगे मेरे जो है इंट्रोडक्शन, तो मैंने बताया मैं ऐसे ऐसे जबकि वकील हूँ और कहाँ के राममूर्ति शास्त्री मेरे अध्यापक मेरे पिताजी थे, उनका बेटा हूँ। तो बोले जी शास्त्री जी मैं तुम्हें बड़े अच्छी तरह से जानता हूँ। और शास्त्री जी जब 1972 की जो है अध्यापकों की जो है 73 की हड़ताल थी, उस हड़ताल में भी मैं शामिल रहा। अच्छा। मेरा नाम कॉमरेड कुंदनलाल है। तो फिर वो एक उसके 3-4 दिन बाद उस सिनेमा के बाद जो है फिर हमारे पास कोर्ट में आ गए। और वहाँ कोर्ट में जो है मेरे से पहले जो है 2 वकील साथी जो है ऑलरेडी CPI उनके मेंबर थे। वो कौन थे? बलबीर चंद गई, अच्छा, और कॉमरेड तारा सिंह संधू। कामड़ तारा सिंह संधू और कॉमरेड बलबीर सिंह गई। हाँ, बलबीर चंद गई, बलबीर चंद गई CPM के उस टाइम मेंबर बन चुके थे। ये अब भी जीवित है जी? हाँ, दोनों जीवित हैं। अच्छा, यहीं पर रहते हैं जी? वो यहीं पे रहते हैं, लेकिन अब उनका पुराना जो है 20-25 सालों से जो है सामाजिक जीवन में थोड़ा हाथ लगाओ, सक्रियता नहीं। सक्रियता नहीं है।
लेकिन हैं विचारों से जो है अच्छा। साथ ही। तो फिर जैसे उस दौर में डीवाईएफआई की स्थापना का सम्मेलन तो हाँ, जी पेवा में हुआ था हाँ, 1980। वो जो हुआ ना हाँ 1980 के अंदर तो ही। उसमें तो आप शामिल थे। हाँ उसमें शामिल किया, उसमें मेरे को जो है जिला कमेटी का सदस्य बनाया गया। हाँ जो आपने जिला कमेटी बनाई क्या था। हाँ तो उसमें जिला कमेटी का मैं वाइस प्रेसिडेंट बना। और आपके प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी कौन बनाए थे? प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी जो है प्रेसिडेंट कॉमरेड गुरमुख सिंह पेवा से, जिन्होंने चुनाव भी लड़ा था। हाँ अच्छा। और जनरल सेक्रेटरी जो थे वो चीका से थे, बलराज सिंह राणा। बलराज सिंह राणा सेक्रेटरी बने और कॉमरेड गुरमुख सिंह प्रेसिडेंट बने। हाँ हाँ। और फिर जब राज्य सम्मेलन हुआ डीवाईएफआई का तो उसमें मैं राज्य कमेटी का मेंबर निर्वाचित हुए। हुआ। तो हरियाणा के डीवाईएफआई की जो स्थापना सम्मेलन में जो राज्य कमेटी चुनी उसके सदस्य हैं कॉमरेड। तो उसमें आपका वो सम्मेलन किस जगह हुआ, थोड़ा उसके बारे में बताएं, कैसे तैयारियां करी, कौन लोग आए? राज्य सम्मेलन जो है यहाँ अपने पेवा के अंदर हुआ था। किस जगह हुआ था पेवा में? पेवा में वो धर्मशाला है, उसका नाम भी मुझे याद आ रहा। अच्छा धर्मशाला में हुआ था। धर्मशाला में हुआ था। अच्छा जी। और ऑल इंडिया के वो प्रधान थे कॉमरेड दरबारा सिंह प्रोफेसर पंजाब से। अच्छा प्रोफेसर दरबारा सिंह आए थे। वो उनमें जो है मुख्य वक्ता के रूप में थे। अच्छा जी। और सीपीआईएम के राज्य सेक्रेटरी जो है कॉमरेड वीर सिंह हुड्डा। अच्छा। ये दो जो है मुख्य वक्ता के रूप में उस सम्मेलन के अंदर थे। अच्छा। तो इस तरीके से, बल्कि मैं पटियाला से इनवाइट करने के लिए भी मैं ही गया था उनको। अच्छा। बाद में उसका प्रोफेसर दरबारा सिंह को उग्रवादियों ने जो है आतंकवाद के दौर में कत्ल कर दिया। वो तो शहीद हुए कॉमरेड दरबारा सिंह। शहीद हुए थे। अच्छा जी। बहुत बढ़िया शख्सियत थे। तो उस समय अपना जैसे कोई कितने प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया जी, कैसी तैयारियां थी? प्रतिनिधि हम जो है यूं मान के चलो कि हरियाणा से जो है 70-80 के आसपास जो है मेंबर थे, डेलीगेट थे उस सम्मेलन के जो स्टेट का था। अच्छा। हाँ और कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट का जो सम्मेलन था उसमें 50-60 के आसपास थे। अच्छा ये हुआ। अच्छा तो उसमें आपने जो प्रेसिडेंट सेक्रेटरी चुने, पहले हरियाणा की टीम चुनी, वो आपके कौन कौन साथी थे उस दौर में? वो साथी एक तो कॉमरेड जगजीत सिंह थे अपने पेवा से। कॉमरेड जगजीत सिंह पेवा से। पप्पू भी कहते थे उनको। हाँ। सुखदेव सिंह था, गुरमुख सिंह था, बलराज सिंह राणा था, मैं था। और ये आपकी कुरुक्षेत्र की टीम थी? कुरुक्षेत्र की टीम थी। और उस टीम में जो है एक साथी जो है लाडवा एरिया से थे, उसका नाम मुझे। अच्छा लाडवा से भी थे जी। और कैथल से नहीं थे, गोला से, पेवा से और कुरुक्षेत्र से था। गोला पेवा कुरुक्षेत्र। हाँ। और राज्य स्तर पर आपके कौन कौन थे उस टाइम पे चुने? जो फिर हम जो है गुरमुख सिंह, बलराज राणा, मैं और जो है जगजीत सिंह, 4 को राज्य कमेटी में लिया गया था। जो उस टाइम में पहला सब सम्मेलन था उसमें कॉमरेड बलदेव साहू जो है प्रेसिडेंट चुने गए थे और कॉमरेड ताहर सिंह जो है वो जनरल सेक्रेटरी थे। ये पहला राज्य सम्मेलन था जो अच्छा हुआ था, रोहतक में हुआ था। ना पहला तो पेवा में हो गया था जी। दूसरा पहला, हाँ दूसरा जो है दूसरा फिर। अच्छा। तो पहले सम्मेलन में जो है मतलब ये बलवीर साहू प्रेसिडेंट और तार सिंह। हाँ दूसरे सम्मेलन में जो है तार सिंह प्रेसिडेंट था और बलवीर साहू जनरल सेक्रेटरी। अच्छा वो रोहतक किया आप लोगों ने? हाँ वो रोहतक था। अच्छा तो फिर आपका मतलब जो रूबरू हुए आप इस कम्युनिस्टों की विचारधारा से, लिटरेचर से, वो है उसके जो है विचारधारा से कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर ही शामिल होने का जो सवाल था वो मेरा जो है डीवाईएफआई में शामिल होने से पहले जो है मेरे को वो जो मैं उतारा था ना अभी सिनेमा के बाद तो उस दिन वो फिर मेरे को 2-3 किताबें जो है देखिए सव्यसाची की। अच्छा छोटी बुकलेट्स थी वो दे गए और साथ में मुझे इनवाइट कर गए
कि भी ऐसे करके फलां दिन जो है हमारी सीपीएम पार्टी की मीटिंग है और आप आओ, उसको हम आपको उसमें शामिल करना चाहते हैं। तो मैं मतलब संगठन में आने से पहले जो है पार्टी का सदस्य बन चुके थे। अच्छा, तो कमल कुंदन आपको जोड़ा एक प्रकार से जो उसमें फिर करतार सिंह भी जो है, करतार सिंह की भी भूमिका थी, और वो एक पूरा वातावरण बनया था, वातावरण इस तरीके वो जो आपके ला के साथी भी थे, कोर्ट में बैठने वाले भी, वो फिर इस तरीके हुआ। अच्छा, तो फिर आपने डीवाईएफआई में कब तक काम किया कमल जी? डीवाईएफआई में मैंने काम किया मेरे ख्याल में 1995 के आसपास। तो लंबे टाइम तक पूरा ये जो 1980 का दशक और 90 का दशक है, ये कमल सोमदास जी भी जुड़ गए थे जींद से। हाँ, सोमदास जो है मेरे बाद जुड़ा है। हाँ, ये कमल प्रभात सिंह और पाल सिंह जो हांसी की जो स्टेट कॉन्फ्रेंस थी, हाँ, उससे मैंने डीवाईएफआई ड्रॉप की थी। और उससे फिर आप है ये आपकी हांसी का राज्य सम्मेलन था, उससे मैंने डीवाईएफआई से, और पार्टी के अंदर जो है मैं 1980 से जो है 1980 के दिसंबर तक पहुँचते जो है मेरे जिला कमेटी में ले लिया था। और फिर मैं 1980 के बाद की जो से डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस हुई पार्टी की, तो उसमें जिला सेक्रेटरी में मैं रहा, और मैं वो भी मैं 1995 तक सीपीएम के जिला सेक्रेटरी में 1980 से 95 तक। ये एक प्रकार के आप तो कुरुक्षेत्र के जिला शिव मंडल के भी साथी रहे, और फिर कैथल में भी। अच्छा, तो आपके टाइम डिस्ट्रिक्ट के सेक्रेटरी कौन थे पार्टी के जी? हमारे टाइम में जो है एक पीरियड तो जो है रहा रामेश्वर थे डिस्ट्रिक्ट के। फिर कुछ समय काउंट गुरमेश सिंह रहे, लंबे समय काउंट कुंदनलाल रहे। डिस्ट्रिक्ट जब बन गया, कैथल बन गया, तो काउंट कुंदनलाल लंबे समय रहे। करतार भी रहे एक बार, करतार सिंह जनरल सेक्रेटरी ना रहे हैं डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी जी। कैथल के पहले डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी ही कमल करतार बने हैं शायद। हाँ, उसके बाद कुंदन बने थे दोबारा। अच्छा, तो दूसरी मैं एक और थोड़ा जानना चाहूँ, राज्य पे आपके नेता कौन थे उस टाइम पार्टी के जी? काउंट रघुवीर सिंह हुड्डा। अच्छा, सूबे सिंह। अच्छा, काउंट सूबे सिंह को भी देखा, सूबे सिंह को मैंने सुना है। धर्म सिंह काशनी को भी देखा। धर्म सिंह काशनी जो है 1980 से पहले ही पहले एक्सपायर हो गई। और काउंट पृथ्वी सिंह, पृथ्वी सिंह से कृष्ण स्वरूप, ये आपके ये साथी थे। और काउंट बाबा सिंह को करीब से देखा जी आपने? बाबा सिंह को बहुत करीब से देखा है। डुमेश सिंह, बाबा सिंह, रामेश्वर, हम तो मिल के जो है रेगुलर जो है। फिर हमने 1982 का असेंबली चुनाव भी लड़ा। अच्छा, और कैंडिडेट कौन थे जी? अमृतलाल ही थे उस टाइम में। 82 में अमृतलाल में भी अमृतलाल थे। और उस वक्त तो गोला में लोगों में जो है सीपीएम एक चर्चा का विषय बन गई थी। अच्छा। और मतलब उसमें एक प्रचार जो है लास्ट के 5 दिनों में प्रचार किया गया लोकदल पार्टी की तरफ से कि भाई अगर कांग्रेसों को जो है वोट दोगे तो यहाँ जो है कांग्रेस जीत जाएगी, इसलिए इनको वोट ना दो। अच्छा, ये हाँ, अदरवाइज जो है उनसे ज़्यादा बड़ी संख्या के अंदर हमारे प्रोग्रामों में लोग आते हैं। अच्छा, एक प्रभाव था। कौन हरकिशन सिंह की 2 जो है मीटिंग यहाँ करवाई थी। अच्छा, और 5,000 की तादाद की उस टाइम मीटिंग, बहुत बड़ी मीटिंग की तादाद जो है हम लोग देवीलाल की मीटिंग में मिली थी, जो कमल सुरजीत ने संबोधित किया। अच्छा, राष्ट्रीय स्तर पर आपने कौन कौन नेता सुने देखे जी? राष्ट्रीय स्तर पर हमने जो है 1985 के अंदर एक जो है 6 दिन का जो है स्कूल अटेंड किया दिल्ली के अंदर। डीवाईएफआई का जी? ना, पार्टी का जी। अच्छा। हाँ, उसमें लंबा स्कूल था भाई, 6 दिन का। हाँ, और उसमें बसावत लिया। अच्छा, एम बसव पुनैया को देखा जी आपने? वाह जी वाह। बीटी रणदीवे से भी बात है। अच्छा, पीरा मूर्ति सुजीत। अच्छा, 4 और 4 मेजर जयपाल सिंह। अच्छा, मेजर साहब से मिले हो जी आप? बहुत अच्छी तरह बातें करी मेजर जयपाल सिंह से? बातें नहीं ज़्यादा। अच्छा, नमस्ते करी, देखा उनको। मेजर जयपाल सिंह भी बहुत अपने आप में बड़ी क्रांतिकारी शख्सियत थी, बहुत बड़ा उनका योगदान भी था इंडिपेंडेंस मूवमेंट में। बिल्कुल। और बड़े सांगठनिक तौर के ऊपर जो है ना बड़े सदे हुए कांग्रेस मेजर जयपाल। हाँ, जिनको हरियाणा
प्रभारी भी हुए। प्रभारी थे इलाकों के। हाँ। एक आपने बताया था जी आप कामड़ पंडित किशोरीलाल जो भगत सिंह और पूरे हिंदुस्तानी समाजवादी प्रजातंत्र संघ के महत्वपूर्ण साथी थे, उनसे भी मुलाकात का अवसर उनसे मिला। मेरे को मुलाकात करने का जो है मौका 2 बार जो है मिला। मैं एक बार जो है हमारे जो पंजाबी बेल्ट थी ना हरियाणा की, तो पंजाब में जो है ड्रामे हुआ करते थे। अच्छा। पंजाबी के। हाँ। तो हम अपने इलाके के अंदर भी जो है हरियाणा के उन पंजाबी बेल्टों के अंदर जो है ड्रामे करवाया करते थे। और गोला पेवा कुरुक्षेत्र के एरिया में जो है हमारे ड्रामे आया करते थे पंजाब से। वो गुरुशरण नहीं, गुरुशरण नहीं, पार्टी की टीमें थी। पार्टी एक टीम जुगरावा है लुधियाना के पास, एक टीम जालंधर से थी, अच्छा, एक टीम संगरूर से थी। वो तीनों टाइम हमारे पास जो है 10-12 साल तक आती रही है। तो मैं वो टीम लेने के लिए जो है जालंधर गया था पार्टी के स्टेट ऑफिस में। तो वहाँ जो है फिर दिलीप सिंह जौहल जो है वो इंचार्ज होते थे। अच्छा, दिलीप सिंह जौहल को देखा जी आपने? देखा है। वाह जी वाह, दिलीप सिंह जौहल तो बहुत बड़े नेता थे पंजाब के। दिलीप सिंह जौहल थे काउंट सतवंत सिंह सेक्रेटरी थे उस टाइम। अच्छा, काउंट सतवंत सिंह। हाँ, स्टेट सेक्रेटरी थे। और मैं जगजीत सिंह लायलपुरी से। जगजीत सिंह लायलपुरी से मिले जी आप? जगजीत सिंह लायलपुरी क्योंकि लुधियाना से थे वो। अच्छा जी। तो मेरी ससुराल लुधियाना होने की वजह से जो है मैं जब लुधियाना जाता था तो मैं वहाँ पार्टी दफ्तर चला जाता था। तो जगजीत सिंह लायलपुरी के साथ मेरी कई बार बातें हुई। अच्छा, दूसरा जब पंडित जी से बात हुई तो मैंने पंडित जी से ये पूछा किशोरीलाल जी से कि आप जो है किस तरीके से जो है उस वक्त कम्युनिस्ट आंदोलन के अंदर जो है शामिल हुए। तो फिर उन्होंने बताया कि मैं ऐसे ऐसे करके बात नौजवान सभा के अंदर जो है मेरी शुरुआत हुई थी। मेरा बड़ा भाई जो है उस मीटिंग में उसका सदस्य था और उनके पास भगत सिंह आया करता था। मैं छोटा बच्चा था और मेरी शरारत को जो है शिकायत जो है भगत सिंह की मौजूदगी मेरे भाई के पास चली गई। तो उस शिकायत में जो है मेरे भाई ने कहा नहीं तू इस तरह की शरारतें करने के बजाय तो हमारी नौजवान सभा में आ जा और तो वहाँ अच्छा रहेगा। तो कर लो मैंने शामिल। तो तू फिर उसने भाई ने जो है उसको ये कहा तू क्या काम करेगा, तू तो अभी बच्चा है। तो क्या फिर मैंने ये बात कही अभी घर में जो है अगर एक कोई मकान आप बनाना चाहते हो तो उस मकान के अंदर जो है नीचे रोड़ा पत्थर डाला जाता है। तो वो रोड़ा के ऊपर जो है दीवार खड़ी होती है, मकान खड़ा होता है। तो क्या मैं उस रोड़े जैसा भी नहीं हूँ भाई, मैं काम आज को। तब भगत सिंह ने कहा था कि नहीं वास्तव में आप जो है वो एक नींव का पत्थर साबित हो सकते हो। और आप तब मेरे को जो है छोटे से बच्चे को जो है 10 साल की उम्र में मैं था तब मेरे को बात नौजवान को में शामिल किया। और तब से जो है फिर मैंने मुड़ कर देखा और फिर वो केस हुआ हमारा। उस केस में मुझे उम्र कैद की सज़ा हुई। बच्चा होने की वजह से जो है मेरा जो है फांसी की सज़ा मेरी बची, वरना तो जो है मैं भी जो उन 3 के साथ जो है भगत सिंह सुखदेव राजगुरु के साथ उनको भी साथ जो मैं भी फांसी काले पानी की सजा काट का आया था मर्डर पंडित किशोरीलाल। हाँ, और काले पानी की सजा काटने के बाद जब वो आए तो वो पहले जो है अपने घर जाने की बजाय जो है कम्युनिस्ट पार्टी के दफ्तर में पहुंचे। अच्छा, पंडित किशोरीलाल जब पहले कम्युनिस्ट पार्टी के दफ्तर गए फिर आपने घर आए? वाह जी वाह, वो ऐसी शख्सियत है, बहुत बड़ी जी। हाँ, आज ले आओ कोई नहीं पानी लेकर। तो फिर आपने जो ये यात्रा बताई कामड़ जी, बड़े महत्वपूर्ण 2 लोग बताए, इसमें कुछ और बातचीत करते हैं आपसे जैसे इसी से जुड़ी। तो एक तो कामड़ जी जो आपका इलाका रहा, यहाँ 2-3 चीजें रही जो मैंने ध्यान से देखे। एक तो जो ये पंजाबी भाषी और पंजाबी का जो इलाका रहा, पंजाब से सटा भी है बिल्कुल, और बड़े पैमाने पर पंजाबी बोलने वाले लोग रहे। जैसे जैसे हरियाणा का जन्म हुआ तो पंजाब से जब आप अलग हुए तो एक प्रकार का एंटी पंजाब या चंडीगढ़ के भावनात्मक मुद्दों पे एक टसल यहाँ की सत्ता से खड़ी करती जाती रही, और निश्चित तौर पर उसमें पंजाबी को भी टारगेट किया गया अपन हरियाणा में।
दूसरी फिर यहाँ एक जो दौर उभरा जो खासकर सिख कट्टरवाद का दौर कह लो उसको, खालिस्तान के उभार का दौर, या भिंडरावाला के राइज का जो दौर हुआ उभरा, वो चीजें भी आपने अपनी आंखों से देखी यहाँ। सिख कट्टरवाद को फूलते फूलते देखा, फिर हिंदू कट्टरवाद को भी आपने यहाँ देखा, तो इसका क्या असर, वो कैसा दौर था, उसके बारे में थोड़ा बताओ। एक चीज जो है इसके अंदर ये थी कि जो हमारे इस क्षेत्र के अंदर जो पाकिस्तान से और पंजाब से आए हुए लोग थे, उनमें काफी बड़ा हिस्सा जो है इंडिपेंडेंस मूवमेंट में शामिल होने वाला था। अच्छा जी। जितने भी लोग आए, और इन्होंने आकर के यहाँ भी जो है कांग्रेस पार्टी के अंदर जो है 2-4 लोगों के नाम बता सकते हो जैसे इसमें आप? हाँ, बाबा भाग सिंह जैसे यहाँ थे। बाबा भाग सिंह स्वतंत्रता सेनानी थे जी, वो स्वतंत्रता सेनानी थे। अच्छा जी। कुंदनलाल हालांकि जो है मतलब आज़ादी का पीरियड के टाइम में तो उम्र उनकी बहुत ज़्यादा नहीं थी। हाँ, उनका पारिवारिक जो लेकिन पारिवारिक तौर पर जो है उनके पीछे जो पाकिस्तान से जब आए थे तो उन क्षेत्रों में भी कम्युनिस्टों का प्रभाव था, और उससे भी कामरा रणधीर सिंह के पिताजी भी, कामरा रणधीर सिंह के पिताजी थे स्वर्ण सिंह कामरा, स्वर्ण सिंह, हाँ, स्वर्ण सिंह बड़े बहुत बढ़िया शख्सियत थे वो। अच्छा जी। वो 1978 के अंदर पार्टी की जालंधर कांग्रेस थी, उस जालंधर कांग्रेस में वो सीवन से साइकिल पे जालंधर गए। वाह जी वाह। साइकिल पे जालंधर से वापस आए, बहुत जुनून वाले। जालंधर से लुधियाना तक एक रिक्शा वाले के साथ मुकाबला किया, दूध की शर्त के साथ कि अगर तू निकल के आगे हो तो तू दूध पिलाएगा। अच्छा। मैं दूध पिलाऊंगा, अगर मैं आगे रहा तो दूध पिलाएगा। तो लुधियाना तक स्वर्ण सिंह ने जो है रिक्शा वाले को अपने साइकिल से आगे नहीं जाने। अच्छा, ये शर्त लगा दी। वो तकरीबन जो है 70 वर्ष की आयु में थे। बताओ जो कैसे जुनून में कम्युनिस्ट थे वो तो है। अच्छा, तो वो जो आप बात पा रहे थे जो सिख कट्टरवाद का दौर था, हाँ, उसका प्रभाव ये रहा कि इन लोगों की वजह से जो है यहाँ प्रचार जो है कम्युनिस्टों का ओवरऑल जो है काफी लोगों में था। तो इन क्षेत्रों के अंदर जो है गैर पंजाबी मानसिकता भी डेवलप नहीं हुई। इसमें जो है आप ये देखोगे कि करनाल के अंदर, कुरुक्षेत्र के अंदर, कैथल के अंदर, अम्बाला के अंदर, यमुनानगर के एरिया के अंदर, पानीपत के एरिया के अंदर यहाँ वो नहीं थी। मतलब एक प्रकार से जो पृथकतावादी मूवमेंट था उसको स्पेस नहीं मिला यहाँ पर, स्पेस नहीं आती से। ये जो कट्टरवादी वो जगह नहीं मिली, वो जो कम्युनिस्ट प्रभाव था उसका। लेकिन उन्होंने जो है प्रयास किए, जैसे शाहबाद के अंदर जो है अपने कामड़ के ऊपर हरनाम सिंह के परिवार के ऊपर, हाँ, जो सीबीआई के विधायक बने कामड़ा हरनाम सिंह के परिवार पर अटैक किया हुआ। मेरे पास भी जो है एक उग्रवादी जो है इसी तरीके से केस लेके आ गया था। फैमिली पंजाब से आकर के यही हमारे इलाके के अंदर सेटल हो गई थी। अच्छा। तो वो यहाँ दुरुस्ती का केस मेरे से जुड़वाया उसने। अच्छा। और लेकिन इसी दौर में जो कैथल में जो घटनाक्रम हुआ था, अच्छा, एक अटैक नहीं हुआ था, गोली कांड हुआ था गोली कैथल कांड में। हुआ था। हाँ, तो उस गोली कांड में उनकी शमूलियत होने की वजह से फिर वो पूरी पूरी फैमिली जो है पकड़ी गई थी। अच्छा अच्छा, वो शामिल थे उसमें? उसमें मतलब सीधे तौर पर शामिल नहीं थे, सपोर्टिव रोल था। सपोर्टिव रोल था। हाँ। इस करके जो है फिर वो 5-7 महीने तो पुलिस ने जो है उनको तंग किया, लेकिन उनको छोड़ दिए। और फिर वो वापस पूरी फैमिली छोड़ करके वापस अपने पंजाब में चली गई। तो वो केस भी खत्म हो गया था। अदरवाइज ये हो सकता है मेरे ऊपर भी किसी किस्म का वो अटैक जो है उसी तरीके से होता है जैसे डॉक्टर नाम सिंह। अच्छा, चलो वो भी इस तरीके की परिस्थिति में रही। अच्छा, आपने उसके अगेंस्ट लड़ा था जी? वो परिवार के पक्ष में लड़ा था जी? नमलाक का? हाँ। आप तो बचाना चाहते थे उस परिवार को राजकीय सरकारी दमन से? सरकारी दमन से नहीं, और उनके जमीन के केस की गिरदावरी का केस था। अच्छा, उनके जमीन का था। लेकिन उन्हें ढूंढ के जो है इस तरीके से टारगेट किया था कि इनको क्या जी कुछ चाहिए ना, आपने कुछ चाहिए कि काम नहीं कुछ ना जी, बस हाँ 100 आराम से 100 जी, कोई नहीं। तो फिर वो ना एक थोड़ा मैं इस ढंग को भी समझ रहा था, जैसे वो जो एक दौर था, जैसे जब भी सांप्रदायिकता का उफान होता है तो उसके साथ एक वो अपने साथ भावनात्मक माहौल बनाते, जैसे भिंडरावाला के साथ की था एक सिंपैथी लोगों की लगी, वो तभी तो इतना ज्यादा उभार हुआ उसका। तो वो जो हमारे इस क्षेत्र के अंदर, पेवा के अंदर, गोला के अंदर जो हमारे मूवमेंट चलते थे ना, हमारे जनसंगठनों के माध्यम से, पार्टी के माध्यम से,
तो वो उनके जो प्रभाव के लोग थे वो इस तरीके से कोई गुट बना करके, तगड़ा गुट बना करके नहीं उभर पाए। ये बड़ा उपलब्धि है कम्युनिस्ट आंदोलन के विभिन्न इलाकों में। जो है जैसे ये बताते हैं पंजाब में तो काफी दहशतगर्दों ने कम्युनिस्टों का मर्डर किया। आपके साथी सोहन सिंह देसी थे, गुरनाम सिंह उपल, गुरनाम सिंह उपल, वो कमर पास की हत्या की, जैसे पास की हत्या की। हाँ, तो वो एक बड़े कुर्बान दरबारा सिंह जो है, प्रोफेसर दरबारा सिंह को शहीद किया। तो कुर्बानियां दी कम्युनिस्टों ने उनसे लड़ते हुए। एक परिवार जो है मोगा से यहाँ शिफ्ट हो गया है, अच्छा। उनके पिताजी का भी आदमी ने मर्डर किया था। अच्छा, उनका क्या नाम था जी? मदन लाल शायद कुछ इस तरीके का नाम था। और वो बाणिया फैमिली से थे, बढ़िया परिवार। और बाद में जब वो गुरुवाद दब गया तो वो परिवार वापस फिर वही मोगा जाके सेटल हुआ, यहाँ से छोड़ के फिर चला गया। अच्छा, एक दूसरी में कहता, जैसे ये जो इलाका है ना आपका, यहाँ आमतौर पर जो एक मुद्दा लड़ती रही पार्टी जनसंगठन, जैसे पट्टेदारों का एक इलाका रहा, पट्टेदारों का एक मूवमेंट रहा, वह जमीन का मालिकाना हक, इस पर थोड़ी आप रोशनी डालो, आप इन्वॉल्व भी रहे हो। पट्टेदारों का मूवमेंट इस रूप में है कि जब 1956 के अंदर जो है एक यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड होल्डिंग एक्ट बना था। वो क्या था कि वो जो जमीन जो है बंजर पड़ी है, जंगल की जमीन है, उसको आबाद करने के लिए पंजाब से जो है बेरोजगार लोगों के फैमिलीज को उठा करके यहाँ जो है जंगल तोड़ के वे जमीन आबाद करो और वो कल्लों को आबाद करो, और अगर कहीं पहाड़ी वाली जगह है उसको समतल करो, उसको आबाद करो। तो ये लोग सेटल हुए थे, तो उनको जो है पट्टे दिए गए। उसमें मालिकों की जमीनों के पट्टे भी दिए थे और पंचायत की जमीनों के पट्टे भी दिए थे। अच्छा, तो 20 साल पट्टे भी दिए गए और 5 साल पट्टे भी दिए गए और ईयर टू ईयर पट्टे भी दिए गए। तो वो इस रूप में जो है रहा। तो जो मालिकों वाले 20 साल पूरे हो गए थे तो मालिकों ने वो जमीनें अपनी छुड़वा दी थी। इस दौरान में जो है बहुत से लोगों ने जो है मालिकों से वो जमीनें बीच में खरीद ली थी, और बाकी बची रहेगी थी पंचायत की। पंचायतों की जमीन को फिर ईयर टू ईयर पट्टे में लोगों ने लेना शुरू कर दिया। और साथ में सरकार की तरफ से बार बार जो है ये दबाव भी आते रहे कि भी इसको जो है ओपन पट्टा करके जो है ज़्यादा कीमत के ऊपर बोलियां लगाई जाए। लेकिन यहाँ के पट्टेदारों के एसोसिएशन ने जो है मिल करके, वो भी पार्टी की लीडरशिप में जो है किसान सभा के नेतृत्व में ही लड़ेगी लड़ाई, दोनों जो है उनके नेतृत्व के अंदर जो है वो लड़ी गई। और लंबे समय से यूँ मान के चलोगे 30-40-50 साल हो गए, वो लोग अभी तक उन जमीनों के ऊपर बैठे हैं और वो सालाना पट्टा थोड़ी कीमत के ऊपर जो है ले लेते हैं। अच्छा, फिर इसी लड़ाई के बीच में जो है हरियाणा गवर्नमेंट से जो है पिछले साल 2024 में एक बिल भी पास हुआ, लेकिन उस बिल के अंदर जो है यही चीज़ दे रखी है कि जो उस समय के जो 20 साल पटे थे वो अगर कहीं रिकॉर्ड में किसी के पास जो है वो कब्जे में है जमीन, तो उसको हम जो है मालिक बना देंगे। अब उस परिस्थिति के अंदर पेवा के इलाके में भी, गुला के इलाके में भी और दूसरे किसी इलाके में भी इक्का दुक्का ही आदमी हमें लगता है कि शायद कोई बचा हुआ हो। काउंसिल में सुना है हमने जो है एक व्यक्ति शायद बचा हुआ है और कोई व्यक्ति नहीं है उसके अंदर आप उखाड़े हुआ। और लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि किसान सभा और पार्टी के लोग जो है दोबारा उस पट्टेदारों के मूवमेंट को जो है जिंदा रखेंगे और उनको उभरने नहीं देंगे। अच्छा, एक तो ये एक सवाल और था कामड़ जी, आप इतने लंबे समय से इस जनवाद के रास्ते पर चल रहे हो, कम्युनिस्ट विचारधारा को इतने लंबे समय तक चलना भी बहुत बड़ी बात है। आप मतलब 80 के दशक की शुरुआती जो स्तर ठंतर से लेकर आज 2025 आ गया, तो आपकी ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या रहा है? जो आप तो ये है कि व्यक्ति का जो शिक्षित है ना, पढ़ना और लिखना। अगर आप पढ़ नहीं रहे हो ना, और दूसरा जो है आप सवाल नहीं कर रहे, तीसरी बात यह उसको जनता के बीच में आप लागू नहीं करें, आप आंदोलनों में शामिल नहीं हो,
तो जो है आप में जो है पॉजिटिविटी आएगी, निराशा पैदा होगी। और अगर आप जो है इस तरीके से एक तो स्टडी कर रहे हो, स्टडी करके लोगों के साथ चर्चा कर रहे हो और साथ में जो है जनता के आंदोलनों के अंदर हिस्सेदारी डाल रहे हो, तो आप में जो है वो निराशा कम से कम आएगी और आप जुड़े रहो। ये मैंने ना बहुत तीनों बातें मार्के की बात बताई, अपना अध्ययन, सवाल करना और जनता के बीच में जन आंदोलनों में प्रैक्टिस में रहना, चाहे वो थोड़े हिस्से में रहो चाहे ज्यादा टाइम। ये एक ऊर्जा का केंद्र है, ये ऊर्जा का केंद्र है। अच्छा, ये चीज जो है मैंने साथ में जो है कमल शिव वर्मा की मैंने किताब शायद जीवनी थी शिव वर्मा की, तो उसमें लिखी थी शिव वर्मा भी कई बार बीच में कई वर्ष तक जो है निष्क्रिय हो जाते थे और फिर अंदर से उफान उठता था, वो फिर सक्रियता से काम करते रहे और मृत्यु तक जो है ये कसम की चलती रही। मतलब कम ज्यादा हो सकता है, कभी ज्यादा सक्रिय, लेकिन निरंतर लो जलती रहनी चाहिए। और ये यदि आप जो है समाज के अंदर जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अंदर जो है मानवता को जो है समझने का प्रयास आप करना चाहते हो, तो जो है यही सारी जीवन का सार भी यही है, मानवतावाद जो है। अगर गरीब का तकलीफ दे इंसान का साथ अगर आप नहीं दोगे तो शायद आप अपने आप में पूरे नहीं। सही बात है। एक और बातचीत है, जैसे आपने अपने जीवन में वकालत को अपना पेशा बनाया, तो एक बतौर वकील का कैसा किरदार लगा, अपना कोर्ट न्यायालय कैसे लगा? बतौर वकील जो है मैं अपने पेशे के अंदर जो है मैं सही मायने में जो है इंसाफ नहीं कर पाया। और उसका कारण भी मेरा यही रहा कि मैं जो मेरे पास क्लाइंट आता था काम दे करके, मैं उसके जो है परिवेश को देख करके उससे फीस नहीं मांग रहा था, फीस नहीं मांगी जाती थी आप से। और बहुत से लोगों के फ्री में काम किए तो उनका विश्वास जो है इस रूप में नहीं होता था। अगर मैं फीस लेके काम करता तो वो ज्यादा जमता नहीं था विश्वास में, वकील सही लगेगा। हाँ, ये चीज मेरे साथ मेरे 48 साल की वकालत की जिंदगी है, खूब लगाई जी और 48 साल का मेरा तजुर्बा है, जिसकी वजह से जो है मैंने मेरे बेटे ने लॉ की, तो मैंने इसको कहा कि तुम टीचिंग में जा, इसमें तो LLM की PhD की, अब ये असिस्टेंट प्रोफेसर है, बहुत बढ़िया। इसीलिए मैंने इसको कहा कि वकालत के पेशे की बजाय तो एक अध्यापक के रूप में काम कर। हाँ, एक थोड़ा जैसे आप कोर्टों में आप देख रहे हो ना, आप जैसे मनी ओरिएंटेड एडवोकेट हो गए आज के दौर में, तो चीजें और गरीब व्यक्ति के लिए बहुत कम स्पेस बच गया न्याय के लिए। और अगर थोड़ा इस ढंग से देखा, जब से नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में भाजपा की बहुमत की सरकारें आई हैं, आप ये नहीं देख रहे न्यायिक सक्रियता के नाम पर या जुडिशरी के नाम पर भी या सरकारों के प्रयासों से भी जो डेमोक्रेटिक राइट्स थे उनको भी कहीं ना कहीं कुचला जा रहा है। आज जज भी अपने आप को ऐसा महसूस कर रहे हैं या बतौर वकील। एक चीज तो है, जज भी जो है एक समाज का आईना है, उससे बाहर नहीं है वो। जैसे उसका पारिवारिक प्रवेश है, उसका इर्द गिर्द है, उससे निकल के आता है, तो वो फिर अपना जज का काम करते वक्त भी जो है उस प्रवेश के प्रभाव में आता है। और यही प्रसिद्धि है कि आज सरकार की नीयत ऐसी है कि समाज में जो है आम जनता के प्रति जो है वो जवाब दे रही है। थोड़े लोगों के पक्ष के, अमीरों के पक्ष के, जागीरदारों के पक्ष की सरकार है, कारपोरेट्स के पक्ष की सरकार है, तो उसका प्रभाव जो है अदालतों में जजेस के ऊपर भी है। और उसी रूप में जैसे देश के अंदर जो है अकेले कारपोरेट की बात नहीं है, सांप्रदायिक शक्तियों का जो है देश के अंदर जो है उसका उभार जो राष्ट्रवाद के नाम के ऊपर है, वो प्रभाव भी जजेस के अंदर भी देखने को मिल जाता है, लेकिन सब में नहीं है। बहुत बड़ा हिस्सा है। मैं अपनी 48 साल की लाइफ में अगर मैं बात करूँ तो मुझे अगर जो है 48 साल के अंदर जो है जिला कोर्ट में और सब डिविजनल कोर्ट के अंदर जितने जज आए हैं उनमें अगर मैं सही तरीके से गिनती करूँ तो आधे से ज़्यादा लोग ईमानदारी से काम करने वाले थे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बेईमान लोग भी और सरकार के पक्ष के जो है विचारधारा के हिसाब से लोग भी बीच बीच में आते हैं। अच्छा, तो कामड़ जी आप अब भी आपकी जो यात्रा, आप आज भी एक विचारगत तौर पर और सामाजिक गतिविधियों में शामिल है, कोई आप संदेश देना चाहो नई पीढ़ी को, दर्शकों को, कोई मैसेज?
मैसेज तो ये है कि मनुष्य जो है वो कभी भी जो है अपने आप को अकेला अगर महसूस रहने का प्रयास करेगा तो वो मानसिक तौर पे भी, शारीरिक तौर पे भी, सामाजिक तौर पे भी वो अपने आप को कमजोर पाएगा। और अगर आप जो है समाज के साथ, जरूरतमंद समाज के साथ अगर खड़े होने का प्रयास करोगे तो आपको लगेगा कि ये देश जो है, ये मेरा सारा जो है देश मेरा अपना है। और उसमें जो है मतलब आपको मानसिक शांति बहुत अच्छे ढंग से, मतलब सामुदायिक भावना के साथ रहना आदमी हो, हाँ, वो जीवन में जो है बहुत जरूरी है। जहाँ कहीं भी आप हो वही जो है आपको सहयोग मिलेगा। मैं आपको क्या बताऊँ, एक घटनाक्रम है मेरा। मेरी बहन बीमार थी 1983 में। अच्छा जी। बीमार रही वो कई साल। मैंने उसको रोहतक भी दिखाया, कैथल भी दिखाया, कुरुक्षेत्र भी दिखाया, पटियाला भी दिखाया। लास्ट के दौर में मैं चंडीगढ़ PGI में उसमें तो एक हमारे साथी थे पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के अंदर, वो मेरे को कहने लगे कॉमरेड आपको ब्लड की अगर आवश्यकता हो तो आप आकर के निसंकोच मेरे को बताना, मैं ब्लड अरेंज करवा दूँगा। हमारे यहाँ साथी जो है ब्लड डोनेट करते हैं। मुझे 3 बोतलों की डिमांड अस्पताल से हुई तो मैं उसके पास गया। मैंने कहा कॉमरेड ऐसे करके 3 बोतल ब्लड चाहिए, एक मैं हूँ, 2 देख के इंतजाम कर दो। तो कहने लगा एक मैं हूँ, एक ही लेना अपन है। और चल पड़े। तो 100 मीटर पे गए थे तो वहाँ एक स्टूडेंट जो है हबशी मिला जो उस कॉमरेड को जानता था। वो कॉमरेड लाइब्रेरियन था। तो उनके आपस में हेलो हुई और वो कहने लगा भाई तेरी फ्लाइट कब की है? तो सबसे कहने लगा कीनिया का स्टूडेंट था। कहने लगा मेरी कल की है, दिल्ली इतने बजे की, और मैं सुबह जाऊँगा। तो आप कहाँ चले? उनको कहने लगा वो। कहने लगा ऐसे करके सिस्टर बीमार है, उसके लिए ब्लड डोनेट करना है और मैं एक साथी को हॉस्टल में से लेने जा रहा। तो वो कीनियन स्टूडेंट जो है वो इतना बजीद हो गया कि नहीं मैं दूंगा, आपको वहाँ जाने की जरूरत नहीं, 2 आप हो, तीसरा मैं हूँ, तीनों हूँ। और वो फिर उसकी जिद के सामने हमें मानना पड़ा और हमने जाके 3 बोतल ब्लड की थी। और मैं उससे इतना आकर्षित हुआ कि मैंने जो है अभी 68 वर्ष की उम्र के अंदर भी ब्लड डोनेट किया। कितनी बढ़िया बात है। और वो उस नौजवान का जो योगदान था उससे मैंने जो है प्रेरणा ली कि भी उसके साथ मेरी क्या मित्रता थी। हाँ बिल्कुल। हाँ, वो कंट्री भी दूसरी, इसका देश भी अलग है, इसकी नस्ल भी अलग है। बिल्कुल। तो जब वो इतना जो है नजदीकी अपने आप को बना पा रहा है तो क्यों ना जो है इस पूरी पृथ्वी को, इस पूरे देश को, इस पूरी दुनिया को जो है एक इकट्ठे के रूप में जो है इसको संजो के आगे बढ़ा जाए। ये भी मेरी प्रेरणा का बहुत अच्छा काम, बड़ा अच्छा वाक्य सुनाया। दर्शकों से भी अपील है कि वो अपने कमेंट करें और देहाती ट्रू फैक्ट यूट्यूब चैनल को देखें और लाइक करें और शेयर करें। हम आशा करते हैं कि आपका स्वास्थ्य निरंतर बना रहे और आप सामाजिक रूप से सक्रिय रहें। आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साहब।